नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण को सभा के पटल पर रखा गया। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इसके अलावा लोकसभा में आगामी ओलंपिक खेलों में भारत की तैयारियों पर चर्चा भी हुई। इस बुलेटिन में अगले आधा घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में रखा गया आर्थिक सर्वेक्षण। जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान। वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट कल होगा पेश। राज्यसभा के 265वें सत्र की शुरुआत। सभापति जगदीप धनखड़ की सभी सदस्यों से मजबूत संसदीय संवाद और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अपील। समृद्ध कार्यवाही और रचनात्मक चर्चा होने की जताई उम्मीद। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी राजनीतिक दलों से आह्वान। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित होने का आग्रह। कहा, अगले 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट सत्र के पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर संसद के गरिमा में मंच का उपयोग करते हुए राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, बल्कि यह सदन देश के लिए है। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किया जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। पिछले सत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों ने संसद में सत्ता पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की थी। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ
जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अगले 5 वर्ष के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के शुरुआत के पहले दिन 22 जुलाई को वर्ष 2023-2024 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा के सदन पटल पर रखा, जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7% के दायरे में रहने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि सरकार की ओर से निरंतर मजबूत आर्थिक सुधारों से देश की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर स्थिति में है, जो भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित करती है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. आर्थिक समीक्षा 2023-24 में सरकारों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बहुआयामी समझौतों और आम सहमति के माध्यम से देश का संचालन करने का आह्वान किया गया है। समीक्षा में पूर्व और वर्तमान स्थिति का जायजा और अर्थव्यवस्था को मजबूती से भविष्य में आगे ले जाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि हाल के वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। औसत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति में वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन से वित्त वर्ष 2024 में 34 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे का पूंजीगत व्यय 77% बढ़ा है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 में इंजन और डिब्बों का अब तक का सबसे अधिक निर्माण किया है। विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में MSME की हिस्सेदारी 35.4% रही है। 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना ने MSME को गति दी है। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने 23 जुलाई मंगलवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का वो पूर्ण बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। क्लाइमेटाइजेशन भी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है कि वह उस वातावरण के लिए तैयार हैं और उसके लिए सभी खिलाड़ियों को लगातार
यूरोप में भेज करके लगातार तैयारी करने का काम यह सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने चाहे नीरज चोपड़ा हो, मानिक बत्रा हो, पीवी संधू हो, इस तरह से अनेक खिलाड़ियों पर हम दोबारा नीरज चोपड़ा इतिहास बना सकें, उसके लिए 5.72 करोड़ रुपए यह केंद्र सरकार मदद कर रही है। उसी प्रकार हम इंडियन मेंस हॉकी के लिए आज 41.81 करोड़ रुपए की राशि हमने हॉकी की तैयारियों के लिए किया है। यह सब बिल्कुल ही नए ढंग से, नए वातावरण में अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने खेल पर ध्यान रख सकें और उनके साथ जो दूसरे चीज़ों की जो चिंता है, चाहे वह फिजियोथेरेपिस्ट की हो, डॉक्टर की हो, फूड की हो, हर विभाग के बारे में उसके स्पेशलिस्ट लेकर के और उनके साथ खिलाड़ियों को तैयार कराने का जो कार्य सरकार कर रही है, उसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Sports from an early age instills healthy habits and that can last a lifetime. I firmly believe in the importance of sports for overall development of our youth and shall stand in support of any and all initiatives at the central and state level growth of Amalapuram, Andhra Pradesh and India as a whole. जो खिलाड़ी खेलता है उसको एक आश्वासित होना चाहिए, उसको एक सरकार के प्रति भविष्य इतना मिलना चाहिए कि खेलों के प्रति खेलने के बाद नौकरी हो, अन्य साधन में हो, एक अलग सा कोटा रख के सरकारों के साथ मिलकर ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा के द्वारा जो जो कमियां खेलों में, सभी खेलों में, वो चर्चा केवल चर्चा न करके उसमें एक तरह से अच्छा कार्यक्रम बना के आगे चलकर खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। अभी हमने अपने यहाँ एक कंपटीशन कराया, देश का पहला, मेरे यहाँ देश का सबसे सुंदर तालाब है, उसको सजाया और उसमें ग्रामीण क्षेत्र का तैराकी प्रतियोगिता कराया। हमारे तो स्विमर्स वहाँ दिखाई दे रहे थे, हुनर तो वहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन 0.1% अगर हम लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसे का अभाव है, 100 वर्ष सरकार की कमिटमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि भारत की सरकार और हमारे मंत्रिमंडल और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2034 की तैयारी है। हम सब लोग के मिलजुल करके ऐसा एक दुनिया में अभियान चलाना चाहिए कि 2000 माझी जी हमनी के भी ऐसा अभियान चलावे के चाहिए कि पूरा दुनिया में भारत का जो पहचान बना है 2034 का ओलंपिक्स भारत में हो, चाहे जहां हो, गुजरात में हो, औरंगाबाद में हो, बिहार में हो, लेकिन ये प्रेरणा और ये मोमेंटम बनाना चाहिए पूरी दुनिया में। और आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा वातावरण बना है। चाहे 2024 का ओलंपिक हो या आने वाले समय में जब भारत बिड करने जा रहा है 2036 के ओलंपिक के लिए, एक राय बना के हम पूरे सदन से संदेश देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा संदेश समाज में और पूरे विश्व में जाने का काम करेगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जहां हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो रहा है और जहां प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन करके उस यूनिवर्सिटी का आए थे, ये उनकी गंभीरता दिखाने का और खेलों के प्रति और जो प्रतिभाएं हमारे देश में गलियों में, गांव में छुपी बैठी हैं, उनको निखार के लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो आसनसोल से सांसद चुने गए तृणमूल नेता शत्रुघ्न सिन्हा को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
लोकसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही भी हुई। कई सदस्यों ने जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण मामले सदन में उठाए। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का आपके माध्यम से एक मांग रखना चाहता हूं कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र ये 2 भागों में विभक्त है, जिला कांगड़ा और जिला चंबा, और दुर्गम क्षेत्र है। दुर्घटना की संभावनाएं हर समय बनी रहती हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। तो आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदया, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिला कांगड़ा में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र और जिला चंबा में बाथरी क्षेत्र, जो बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर 2 ट्रॉमा सेंटर, आधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की कृपा करें, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में हमें 7 के प्रदेश पंजाब में जाना पड़ता है, जिसके लिए गंभीर दुर्घटना की स्थिति में मरीज दम तोड़ देता है वहाँ तक पहुँचने में। तो मेरी ये प्रार्थना है कि जिला कांगड़ा के नूरपुर में और जिला चंबा के बाथरी में सुपर स्पेशल ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की कृपा करें। त्रिपुरा राज्य माता त्रिपुरा सुंदरी का भूमि है। माता के 51 शक्तिपीठ में से एक राज्य के उदयपुर शहर में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के रूप में स्थापित है। वहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। पूरे भारत में मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का विकास किया जा रहा है। परियोजना का कार्यान्वयन कार्य शुरू हुआ है तो वो पाया गया है कि श्रद्धालुओं को लाभ और स्थान के बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए आवश्यकता राशि जरूरत है। इस अतिरिक्त विकास कार्य के लिए 17.61 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो गया है। इस विषय पे तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री, जो कि दिनांक 21 दिसंबर 2023 को उक्त धनराशि की जारी करने के लिए पत्र भी मैंने लिखा था, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। Disha committee are essential for monitoring various government of India programs and promoting synergy and convergence among stakeholders. Have not yet been constituted in several districts of West Bengal. Madam, according to Disha committee guidelines of 2022, Disha district level Disha committee should be held at least once in every quarter. Every quarter. अरे आप तो करने नहीं देता है। However, madam, since 2022, 1st April 2022, not a single meeting has been convened. लोकसभा ने वियतनाम के नेता गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा को ट्रोंग के निधन के बारे में सूचित किया और उनके राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त उल्लेख भी किया। और अब बात राज्यसभा से। राज्यसभा के 265वें सत्र की आज से शुरुआत हुई। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस सत्र में बजट पेश किया जाएगा, इसलिए चर्चा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण सत्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि सदस्य वाद विवाद में संयम बरतते हुए पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लेंगे। This session, the 265th session of Rajya Sabha, marks a significant moment with the consideration of the maiden budget by the newly elected government, now serving its 3rd consecutive term after over 6 decades under Prime Minister Shri Narendra Modi. Honorable members, I am confident that this august House will expectedly lead the nation by example to calibrate the political path forward, marked by moderation of discourse, pledging to serve the nation, rising above partisan interests. Undeniably, there is need to lower the temperature in our polity. This House must reflect highest standards of sanctity, propriety and protocol of parliamentary traditions that will be motivational
for legislatures in the largest democracy and outside as well. World is looking up to us. Let us live up to that expectation. Honorable members, I have every hope that the proceedings of the House will be marked by enriching and informed debates, optimally utilizing the time for national benefit. Let us uphold the principles of dialogue, discussion, deliberation, and debate, fostering an environment conducive to robust parliamentary discourse and set an example before the nation. Honorable members, I seek to draw your attention to another important and concerning aspect. Many a time, members' communications to the chairman find way in public domain and sometimes even before the same reach the addressee. This inappropriate practice of garnering public attention is at best avoided. Honorable members, there is nothing beyond Bharat which we cannot achieve. Let us dedicate to ever keep nation first, relegating partisan interests. No better place than this temple of democracy to begin. Let us all commit to act in togetherness for welfare of our people. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपसभापति पैनल के पुनर्गठन की जानकारी भी सदन को दी। I have to inform members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members: Srimati S. Fagnon Konyak, Ms. Kavita Patidar, Dr. Kanimoji NVN Somu, Dr. Medha Vishram Kulkarni, Dr. Bhagwat Karad, Shri Vivek K. Tankha, Shri Ayodhya Rami Reddy Allah, Shri Subhashish Khuntia. We continue to give representation to our lady members 50%. राज्यसभा के 265वें सत्र के पहले दिन सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल की कार्यवाही और दोनों का विशेष उल्लेख हुआ। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण सभा के पटल पर रखा गया। Shri Mallikarjun Kharge, whose birthday was yesterday on 21st July. Film lover, Shri राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी। उनका कल जन्मदिन था। इसके अलावा राज्यसभा सांसद एस निरंजन रेड्डी को भी जन्मदिन की बधाई दी गई। इसके अलावा राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे पी कानन को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने दिवंगत सदस्य के योगदान की जानकारी दी और सदस्यों ने कुछ देर का मौन रखा। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन के सामने उठाया। सदस्यों ने बैंकों में डिजिटल धोखाधड़ी, अवैध कोयला खनन, दवाओं के परीक्षण में नियमों की अनदेखी, रेलों में असुविधाओं और लंबित रेल परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बिहार और ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। इसके अलावा बिहार में बाढ़ और देश में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में समग्र राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र पर्यटन नीति बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। इसमें भूजल बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं, हर घर जल योजना की स्थिति को लेकर सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अलावा खान मंत्रालय से खनिजों से जुड़ी घरेलू आपूर्ति से जुड़े कई सवाल पूछे गए, जिसका केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े प्रश्न के उत्तर भी दिए गए। लोकसभा के बाद उच्च सदन राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 सभा के पटल पर रखा।
महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से सांख्यिकी परिशिष्ट सहित आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। सदन दिन भर में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।